गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं कर सकते। जब मैंने यहाँ पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है। मेहनत करनी है ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये ठीक। दूसरी बात इसको इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ। और डेट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, वाट एवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं उन बच्चों के लिए, ठीक है। वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको, या फिर भी ना करे तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर। आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया। पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं खुद मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहेगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता, ठीक है। तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या एक दो दिन के लिए तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट। आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा को आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा। तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश। अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उस पर मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है। कि सिर्फ अफसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। कहीं कहीं फॉलो करेंगे इंटरनेशनल लॉ जो चल रहा है उसके हिसाब से। लेकिन ये कब लाया गया? 1976 में ये आया। इंक्लूडेड 60 मोर सेंट्रल लॉ, ये तो बोलने की जरूरत है नहीं, मोस्टली रिलेटिंग टू, छोड़ो ये तो है नहीं। अब है आपका आता है 41st, यानी 41वां अमेंडमेंट 1976। एक पीछे है हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से। इसमें है रेज द रिटायरमेंट एज ऑफ द नंबर ऑफ रेज द रिटायरमेंट एज ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन फ्रॉम 60 टू 62। अभी जो रिटायरमेंट एज है 62 ईयर्स है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का। एक तो इसका, एंड साथ में एक है आपका हाई कोर्ट के जजेज का भी जो रिटायरमेंट एज कितना है, 62 ईयर्स है। पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ देखो 62 एज है। अब देखो, अगर
ये भी इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन में, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमिश्नर जो हुआ, जैसे एक चीफ कमिश्नर और एक होगा आपका चेयरमैन होंगे, बाकी मेंबर होंगे। जो मेंबर की बात अगर देखी जाए ना, तो ये है कि अगर ये रिटायर होते हैं तो एक कोई दूसरे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इनको नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो इनके इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए, या ये पक्षपात ना करे, या गवर्नमेंट की तरफ इनका झुकाव ना हो, ये है कि फर्दर रिटायरमेंट के बाद फर्दर एम्प्लॉयमेंट डिफरेंट गवर्नमेंट के या स्टेट के सेक्टर में इनको जॉब नहीं दिया जा सकता है। लेकिन इसका एक प्रोविजन ये है कि भले उसमें नहीं दिया जा सकता, देखो अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मेंबर है रिटायर होने के बाद उनको फर्दर क्या है, वहां का चेयरमैन बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन फर्दर उस मेंबर के पोस्ट पर दोबारा नहीं लाया जा सकता है, ठीक। चेयरमैन अगर रिटायर करते हैं तो इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर उनको बनाया जा सकता है, लेकिन फिर से दोबारा चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता उस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, समझ गए। फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अगर मेंबर रिटायर्ड होते हैं तो उनको फर्दर चेयरमैन बनाया जा सकता है, लेकिन फिर से मेंबर नहीं। इसमें भी है, इनका रिटायरमेंट का जो एज है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पर क्या है 65 ईयर, या टेन्योर क्या है उनका 6 ईयर का टेन्योर है, या जो भी पहले अचीव कर ले वो हो जाएगा। ये हुआ आपका रिटायरमेंट एज में, ऐसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक। तो कम से कम डेट याद रखोगे, ईयर वाला कहाँ कब रखा था। अब चलते हैं, हम क्या चलेंगे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब देखो ये कई बार डिस्कस हो चुका, अब इसके जितने प्रोविजन हैं बाकी जितने को मैंने पहले बोला है, भले आप याद रखो, मतलब डेट वाइज थोड़ा जैसे अरेंज करके मैंने बताया क्या याद रखना है क्या नहीं रखना है, लेकिन इस वाले केस में हर जो प्रोविजन डाला गया है आप कोशिश करना कि आप उसको मेमोराइज कर लो, ठीक है। तो इसलिए कि एग्जाम में पूछा जाता है ये बार बार, इसमें से कुछ ऐसे ऐसे चीज भी पूछे गए ना, तो ऐसा तो आपको लगेगा कि एक क्या यार ऐसे पूछ दिया तो इंपॉर्टेंट नहीं था, कोई लिंक नहीं हो रहा है, कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। लेकिन कई बार इसके वाले जो प्रोविजन से इसमें जो अमेंडमेंट लाए गए हैं उसको बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, द मोस्ट कम्प्रीहेंसिव अमेंडमेंट मेड सो फार। कम्प्रीहेंसिव कहने का मतलब विस्तृत, बड़ा, डिटेल्स। तो मोस्ट कम्प्रीहेंसिव अमेंडमेंट मेड सो फार, इसको बोला गया है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। और इसके लिए जो कमेटी इन्होंने बनवाया था स्वरण सी कमेटी। स्वरण सी खुद एक पॉलिटिशियन थे। अब स्वरण सी के बारे में शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया है, सरदार जी कौन थे, और ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी की स्वाभाविक सी बात है कि जब और इतना सारा कमेटी ने क्या क्या देखें प्रोविजन से आपको पता चल जाएगा कि क्या कोशिश किया गया है। ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट ने लाया है तो गवर्नमेंट प्रो रहेगा, गवर्नमेंट की तरफ इसका क्या रहेगा टेंडेंसी रहेगा। तो इसके जो प्रोविजन है धीरे धीरे कर देखा जाए, और बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट इन द सेंस आपको मेमोराइज करना ही करना है। तो अब चलते हैं द फर्स्ट वन, देखिए एडेड 3 न्यू वर्ड। ये मैंने जब प्रियम्बल पढ़ाया था उस समय में डिस्कस किया था। एडेड 3 वर्ड इन द प्रियम्बल, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी इन द प्रियम्बल, ठीक। तो वहाँ आई थिंक जब मैंने प्रियम्बल पढ़ाया था तो वहाँ मैंने दोनों को कंपेयर किया था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ तो उस समय का प्रियम्बल क्या था और अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका प्रियम्बल क्या है। तो इसमें आप देखो कि सोशलिस्ट सेकुलर, तो उसमें क्या बोला गया है, उसका प्रियम्बल का पढ़ के बताओ। पढ़ को क्या ऐसे याद रहना चाहिए, बी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी सोवरेन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर ये दो बीच में ऐड हुआ, उससे पहले क्या था सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बिल्कुल सुना सुना सा लगता था। बाद में दो ऐड हुआ सोशलिस्ट एंड सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना।
We, the people of India, solemnly resolve to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic. ऐसा था। तो इसमें से आएगा आपका सोशलिस्ट एंड सेकुलर ऐड हुआ, और इंटीग्रिटी कहाँ आएगा? इंटीग्रिटी आपको आएगा, आपको यहाँ है बी सिक्योर जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी में आएगा डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये लाइन आपका आता है प्रेमल के ओ वाले में, जहाँ मैंने ये वर्डिंग इस्तेमाल किया, तो वहाँ ऐड हुआ इंटीग्रिटी। तो बस अभी इतना, बाकी प्रेमल में मैंने डिटेल बताया था, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये जो 76 जो आया अमेंडमेंट, इमरजेंसी कब इम्पोज हो गया था? 75 में ऑलरेडी इमरजेंसी इम्पोज हो चुका था, यानी इमरजेंसी इम्पोज होने के बाद आया। तो इंटीग्रिटी वर्ड क्यों लाया गया? खुद सोचो क्यों लाया गया। क्योंकि उतना जो डिफरेंट जो अपोजिशन वाले इनके पॉलिटिशियन थे, या इन्हीं के पार्टी के जो कुछ सेक्शन जो थे इनके अगेंस्ट में थे, तो क्या कोशिश कर रहे थे? लोगों को भड़काना, सरकार को गिराना। तो इनका स्टेटमेंट कह रहा था कि देश की यूनिटी, अखंडता को तोड़ रहे हैं, जिसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होता है, यूनिटी क्या होता है, मैं बता चुका हूँ। यूनिटी मतलब यूनाइट होना, इंटीग्रिटी मतलब जो है उसको इंटीग्रल, अखंड, जो उसको मतलब जो तोड़ा ना जा सके, अखंड है, ये वर्डिंग होता है। तो इसलिए ये लाया इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड क्यों लाया? सेकुलर कहने का मतलब क्यों लाया कि भाई कहीं ना कहीं अपना ये दिखाना भी चाहा कि हम सेकुलर हैं, हम किसी पार्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करते हैं, सिर्फ एक पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं। तो ये आया सेकुलर। सोशलिस्ट लाकर क्या दिखाना चाहा कि हम सोशलिस्ट है, समाजवादी हैं। मतलब सोशलिस्ट इन द सेंस कि सबके मतलब पूरे सोसाइटी के हर सेक्शन के वेलफेयर के बारे में ये हमारा सोच होता है। दैट्स अ सोशलिस्ट हो गया। तो ऐसे लाकर कहीं ना कहीं अपनी एक तो अथॉरिटी या अपने आप को असर्ट करने की कोशिश की, अपने इन्फ्लुएंस को, या अपने कह सकते हो कि फीलिंग को, या गवर्नमेंट की थिंकिंग को, सोच को ये सामने दिखाने की कोशिश किया ऐसे अमेंडमेंट लाकर, या ऐसे वर्डिंग इस्तेमाल कर करें। अब देखो ये मैंने पहले भी डिस्कस कर किया था कि भले ये वर्ड सेकुलर वकुलर बाद में ऐड हुआ हो, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ये सब प्रोविजन जोड़े हुए थे सेकुलरिटी वाली। जैसे आर्टिकल 25, 26, 27, इसमें राइट टू फ्रीडम, उसमें देखो कहीं ना कहीं जो आर्टिकल मेंशन है वो अपने आप में डिनोट करता है कि हम सेकुलर पहले से थे ही, सेकुलर वाले प्रोविजन हैं ही। लेकिन ये जो सेकुलर वाले जो वर्ड हुआ डायरेक्टली मेंशन नहीं था। क्लियर? तो सेकंड पॉइंट चलते हैं। देखें, एडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज बाय द सिटीजन। अब क्यों फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया ये भी जानो। पार्ट 4 फंडामेंटल ड्यूटी मैंने आई थिंक पहले डिस्कस किया है। कौन सा चैप्टर में? साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में शायद डिस्कस किया होगा फंडामेंटल ड्यूटी। 51 में ऐड किया गया। इसमें कितने प्रोविजन हैं? कहने को 11, मतलब अगर सेक्शन वाइज देखा जाए तो 11 उसमें आप कह सकते हो कि 11 पॉइंट्स ऐड हैं। लेकिन हर पॉइंट में देखोगे तो इतनी वर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट है, बहुत सारे हैं। कहने को 11 है लेकिन बहुत ज़्यादा है उसमें। तो ये क्यों ड्यूटी ऐड किया गया? पहले तो फंडामेंटल ड्यूटी क्या होता है थोड़ा सा हल्का सा मैं ब्रीफली बता दूं, पूरा नहीं बोलूँगा। इसमें क्या होता है कि ये लोगों का ये ड्यूटी होगा, पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोगों का ड्यूटी होगा, दायित्व होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, संविधान को फॉलो करें, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करें। जो फीलिंग, जो हमारा आइडियल्स रहा हो, जो सिद्धांत रहा हो, कंट्री को फ्रीडम दिलाने में जो भावना रही हो, वो भावना अपने मन में रखें, इनकलकेट करें, अपने आप के अंदर समाहित करके रखें। ये सब था। साथ में क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाए, उसकी सुरक्षा करे, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी को तो तोड़ फोड़ किया जा रहा था उसमें, तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो तोड़ फोड़ करेंगे ना। तो ये सब लाया गया कि भाई सिर्फ आपको फंडामेंटल राइट ही चाहिए क्या? मतलब सिर्फ आपको अधिकार चाहिए, लोगों को सिर्फ अधिकार चाहिए, अपनी दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं बनती है क्या? तो रीजन कुछ और भी होगी किस लिए लोग कर रहे थे, लेकिन इनका था कि भाई सिर्फ राइट के लिए आप चिल्लाते हो, आपको अपनी ड्यूटी, दायित्व भी होता है देश के लिए। तो देश के लिए आपकी जो कर्तव्य होता है कि ये सब फॉलो करो। बाकी जो होता है कि आप
इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, मोनूमेंट को प्रोटेक्ट करे, और अपने बच्चों को 6 ईयर तक आप 6 से 14 ईयर तक आप मिनिमम एजुकेशन दोगे। साथ में बहुत साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो, आप आपका लॉजिकल थिंकिंग हो, ऐसे लंबी चौड़ी पूरा प्रोविजन है। मतलब बेसिकली एंथम, नेशनल सॉन्ग, कॉन्स्टिट्यूशन, इसको रिस्पेक्ट करें, देश की प्रॉपर्टी को अपना समझें, देश और क्या, और हाँ फीमेल को रेस्पेक्ट करें, ऐसा भी कोई काम ना करें मतलब जो फीमेल के रेस्पेक्ट के डेरोगेटरी हो। लोगों के आप ब्रदरहुड मेंटेन करो, डिग्निटी मेंटेन करो, लोगों को रेस्पेक्ट करो, ऐसे ऐसे मतलब ये है डिग्निटी मेंटेन करवाओ, ब्रदरहुड, ये सब वाली फीलिंग फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन है। तो और ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना के बारे में जो बताया इसको इतना है कि फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ ऐड हुआ था 51A। अब देखो DPSP वाली तो बात पहले से है, उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा, आएगा तो जरूर जाऊंगा, कहाँ अभी आएगा ही आएगा। देखो इसके बाद है मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। यहाँ क्या बोला कि मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। अभी भी क्या है कि काउंसिल आर्टिकल 74, 76, 78 जो प्रोविजन है, तो 74 में क्या है कि प्रोविजन है देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, बताया था। और 75 में क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट एंड इन पार्लियामेंट पार्टिकुलर इन जनरल एंड इन पार्टिकुलर किसके लिए, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि लोकसभा ही इसको हटा सकती है। ये हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ क्या कि प्रेसिडेंट बाउंड टू द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, वो अभी भी है, ये प्रेसिडेंट वर्ड हुआ, अभी क्या है कि प्रेसिडेंट इज बाउंड टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये वर्डिंग अभी चलता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो एडवाइस देती है उसको प्रेसिडेंट को फॉलो करना ही करना, और ये प्रोविजन यहाँ डाला बाउंड टू द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। देखो इंदिरा गांधी ने जो प्रेसिडेंट जो इमरजेंसी प्रोमलगेट करवाया था प्रेसिडेंट से, उस केस में क्या हुआ था कि जनरली क्या होता है कि हाँ जनरली क्या, अभी नहीं बोलूँगा जनरली, उसने प्रेसिडेंट को इंडिविजुअली खुद ये एडवाइस किया था कि आप इमरजेंसी डिक्लेयर करें, ठीक है, इमरजेंसी प्रोमलगेट करें, लेकिन उन्होंने कैबिनेट से कोई मीटिंग नहीं की, कैबिनेट का उस पर कोई सिग्नेचर नहीं था, उस पर सिर्फ प्रेसिडेंट का था, और सॉरी प्राइम मिनिस्टर का था, उसने प्रेसिडेंट को दिया। तो इस पर फिर बाद में सब इस पर बहुत सारे मैटर उठे कि भाई बिना कैबिनेट के अप्रूवल के प्रेसिडेंट है जो इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकती है। तो वो आगे आपका बाद में आएगा। यहाँ है बाउंड टू द एडवाइस ऑफ, चलो ये कोई कंट्रोवर्शियल मैटर नहीं था, और यहाँ से आया तो बाउंड टू एडवाइस। अब ये होना भी चाहिए, अगर बाउंड टू एडवाइस नहीं होगा तो फिर क्या होगा, अगर प्रेसिडेंट है जो अगर कैबिनेट का ना सुनेंगे तो भाई डबल गवर्नमेंट चलेगा, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर चला रहे हैं, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट चला रहे हैं। अब देखो फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइडेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एंड ट्राइब्यूनल फॉर द अदर मैटर। तो इसके लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल यहाँ देखो पार्ट 14A, पार्ट 14A में कौन कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 323A एंड 323B, पार्ट 14A। यहाँ भले ही पार्ट सिर्फ मेंशन हुआ है। देखो ट्राइब्यूनल क्यों, इसमें भी कोई कंट्रोवर्सी मैटर नहीं, प्रोवाइडेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एंड अदर ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल अभी भी है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जिसको बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। इस ट्राइब्यूनल के बहुत सारे ब्रांच बेंचेज हैं, पहले सिर्फ दिल्ली में थे, अभी लखनऊ में है, जयपुर में है, आई थिंक बेंगलोर में है, कोलकाता में है, पटना में भी बेंचेज हैं। इसके अलावा जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बेंचेज हैं, ऐसे स्टेट के भी ट्राइब्यूनल हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होते हैं। तो एंड अदर ट्राइब्यूनल कहने का मतलब क्या हुआ, अदर ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश कर सकते हैं किसके लिए, जैसे कहीं लैंड का विवाद हो उसके लिए लैंड के लिए ट्राइब्यूनल बना लिया, रेंट्स के लिए विवाद हो तो रेंट का ट्राइब्यूनल बना दिया। तो ऐसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिए पर्पस के लिए ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसके लिए ये प्रोविजन है। देखो
ट्राइब्यूनल का फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का फंक्शन होता है, पार्टिकुलरली किस मैटर को डील करते हैं, सर्विसेज का मैटर का, जहां कंट्रोवर्सी, जहां वाद विवाद जैसे ज्वाइनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर या अलाउंस या पेंशन, इससे रिलेटेड और पार्टिकुलरली सर्विसेज के मैटर, हेयर कम्स ओनली सिविल पोस्ट। यहाँ आर्म फोर्सेस की सर्विसेज के मैटर को यहाँ डील नहीं होता, उसके लिए अलग से आर्म फोर्सेस का ट्राइब्यूनल है, ठीक, वो ट्राइब्यूनल उसको डील करेगी। यहाँ सिर्फ सिविल पोस्ट का मैटर की बातें होगा। क्लियर है? अब देखो और एक चीज है, ट्राइब्यूनल का जो पहले ऐसे कुछ प्रोविजन था कि ट्राइब्यूनल बीच में कुछ लाया गया था कि ट्राइब्यूनल में जो भी डिसीजन देगा उसको फर्दर चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो बाद में फिर ऐसा लाया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया भाई कि ऐसा क्या है भाई कि जब ट्राइब्यूनल कोई भी जजमेंट दे उसको जुडिशियल रिव्यू अगर करना है तो उसको चैलेंज किया जाएगा, उसको फर्दर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, हाई कोर्ट से अगर सेटिस्फाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन बीच में एक ऐसा लाया गया था कि इसका चैलेंज नहीं होगा, इसमें भी बाद में बात विवाद चली थी। तो अभी का जो स्टेटस है कि इसको चैलेंज किया जा सकता है। जो रियलिटी है ट्राइब्यूनल के बारे में मैंने पहले ही बोला है, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। क्वालिटी ऑफ अब क्या बोलूँ, क्वालिटी छोड़ो, फैक्ट बात है, वो इसमें जुडिशरी के मामले में ज़्यादा नहीं बोलना है कुछ, आगे चलते हैं। तो देखें, Froze the seat in the Lok Sabha and State Legislative Assembly on the basis of 1971 census till 2001। अभी भी ये है कि उसमें कहा, जो मैंने बोला है कि जो पार्लियामेंट में बार बार सीट बढ़ाना या सीट बढ़ाना नहीं, स्टेट को सीट कम देना या ज़्यादा देना पॉपुलेशन के बेसिस पर। तो उस समय जो इन लोगों ने साउथ की कंट्री ने जो पहले बताया कि वाद विवाद विचार ये आवाज़ उठाया कि भाई हमारा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, हमारा जीडीपी में का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, हम वेल परफॉर्मेंस है, परफॉर्म हम ज़्यादा कर रहे हैं कंट्री के लिए, और क्या, और सीट ही हमें कम दी जा रही है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन कम है, एक ऐसे जस्टिफाई है। तो कहा गया कि अब हम सीट किसी को और बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, जो जैसा वैसा चलेगा। कब तक के सेंसस है? 2001 के सेंसस तक। अभी क्या है, बाद में और आगे एक्सटेंड किया गया कि 2026 तक जो है, जो स्टेटस क्यू बोलते हैं, जो अभी की स्टेटस है, स्थिति है, सेम टू सेम मेंटेन रहेगा। कब तक? 2026 तक। जो और कहाँ से, जो 1971 के सेंसस के आधार पर जो सीट अलॉट किया गया है, ये सेम एज इट मेंटेन रहेगी। और जो स्टेट में जो इंट्रा स्टेट जो आपका कह सकते हो डिलिमिटेशन जो किया गया है, या इंट्रा स्टेट जो रीऑर्गेनाइजेशन किया गया है, वो कौन से पॉपुलेशन के बेसिस पर वो किया गया है? शुरू में था 1991, बाद में हो गया कि 2021 के पॉपुलेशन के बेसिस पर जो किया गया है, उसी के आधार पर अभी तक चलता आ रहा है। तो चला जाए आगे। देखिए, मेड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बियॉन्ड द जुडिशियल स्क्रूटिनी। फिर वही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया जाएगा उसका जुडिशियल स्क्रूटिनी नहीं होगा। तो बाकी सब तो बातें अच्छी भी लग रही थी, अच्छा भी चल रहा था, तो आप खुद ही सुनने में लग रहा कि इसका आगे क्या होने वाला है, इसका फेट आगे क्या होगा। तो इसको काउंटर करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए देखोगे बाद में फिर आएगा अमेंडमेंट। यहां अब देखें, curtail the power of judicial review and jurisdiction of the Supreme Court and High Court। तो जुडिशियल रिव्यू तो उतना देर से देखते आ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, तो क्या कि जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं होगा, इम्यून होगा, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, तो किसका कहाँ होता है? ये तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में ही होता है, तो उसके पावर को कटेल किया जा रहा है। एंड रीड जुडिडिक्शन, तो रीड जुडिडिक्शन में हमें अभी नहीं जाना कि कौन से रीड जुडिडिक्शन को कितना कम किया था, बस इतना जानना है कि ये सबको पावर को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कम किया। रिट जुरिडिक्शन क्या होता है पता है? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंटो, सर्सियोरेरी, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, और इसके बारे में डिटेल कई बार डिस्कस हो चुका है, तो फिर मैं अभी नहीं जाऊंगा जी। तो सुप्रीम कोर्ट को जो ये पावर है आर्टिकल 320 आर्टिकल 32 के अंदर, एंड इसको हाई कोर्ट को 226, ठीक है। कर्टेल द पावर जुडिशरी हो गया, एंड है, चलते हैं
देखें थोड़ा बड़ा किया जाए, हाँ, रेज द टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फ्रॉम 5 ईयर टू 6 ईयर। तो इसका जो टेन्योर देखें 5 यहाँ किया गया, 5 से 6 ईयर किया गया। तो कहने का मतलब अभी अपने ही एडवांटेज के लिए किया गया कि भाई हम 5 साल तक नहीं अब 6 साल तक रहेंगे, क्योंकि देखो ये जो टेन्योर है ये 75 के आसपास ही खत्म होने वाला था, ताकि हम 76 तक रहेंगे। फिर देखोगे बाद में और एक ईयर और एक्सटेंड करने की बात कही गई थी, आएगा बाद में। तो क्यों कि अभी री इलेक्शन ना हो और हमारी गवर्नमेंट जैसे है 5 साल नहीं हम 6 साल राज करें। तो मतलब सोचो कितना टायरेनी, मतलब कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप वाली फीलिंग, ये आपको अमेंडमेंट से ही दिख रहा है कि कैसे हो रहा था। देखो पहले ही बताया नफरत करने की वजह नहीं है। अब अगर इतना ही बुरी थी अगर था या थी जो भी हो, तो अभी भी एक ये स्लोगन शायद सुना होगा या चलता था उसमें कि जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा, ऐसा चलता है ना। तो आखिर ऐसा क्यों? इंदिरा गांधी ने ये बुरे किए, ये खराब हुआ मानता हूँ, लेकिन इसके अलावा उनके बहुत अच्छे कंट्रीब्यूशन में रहे हैं, बहुत सारे अच्छे काम भी रहे हैं, देश को कहीं ना कहीं बहुत लेवल पर आगे बढ़ाया। उसमें हमारा इसके साथ वार हुआ, पाकिस्तान के साथ वार हुआ, उसके अलावा आगे भी देखो जब उनका जब सेकंड 90 मतलब 76 80 में जब दोबारा वापस आई, तो रेपो बहुत पहले के कंपेयर में टोटली डिफरेंट रहा, या जो भी कहो कि पहले वाली कंडीशन देख चुकी थी, तो कहीं ना कहीं झटका लगा। तो जब आदमी को जब पावर काफ़ी मिल जाए, पैसे मिल जाए, तो काफ़ी अहम आ जाती है। जब बीच में झटका लगता है तो समझ में आता है कि भाई हर चीज़ वो नहीं होता है, थोड़ा अपने लाइन पर आते हैं। चलो फिर आगे चलते हैं। प्रोवाइडेड दैट द लॉज मेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब आया डायरेक्टिव प्रिंसिपल, देखें डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ सम फंडामेंटल राइट। यहाँ ये पार्टिकुलरली मेंशन नहीं किया कि कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल को प्रोविजन को इन्फोर्स कराने के लिए या इम्प्लीमेंट कराने के लिए कौन से फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो तो उसको नल एंड वाइड नहीं माना जाएगा। तो सिर्फ इतना बोल दिया कि हम अगर गवर्नमेंट अगर किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के किसी प्रोविजन को इम्प्लीमेंट कराना चाहती है और उसमें कुछ फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो, तो उसको नल एंड वाइड या उसको वाइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, इतना। तो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करवाना किसका काम है? सरकार का काम है, गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि जितना प्रोविजन है उसमें बार बार यही है कि गवर्नमेंट ये इंडेवर करेगी, ये कोशिश करेगी, ठीक है, कि ऐसे करे, है ना। हर बार आप देखोगे कि आप मैं चलता हूँ, गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी कि एनिमल मिल्चिंग को मतलब एनिमल को मिल्च को मतलब स्लॉटर से रोके, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, मिनिमम 5 ईयर तक हम बेसिक एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करें, या आप कह सकते हो कि ड्रग्स अल्कोहल इस पर रोक लगाए, वर्कर एंड चिल्ड्रन उसके हेल्थ को प्रमोट करे, डिसेबल पर्सन कह सकते हो, अनएम्प्लॉयड पर्सन, डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द पीपल, उनको वेलफेयर के लिए उनको कोई असिस्टेंट चाहिए, उनको हेल्प चाहिए, उसके बारे में सरकार कोशिश करे। मिनिमम लाइवलीहुड का प्रोविजन, इनइक्वालिटी को हटाए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोके, या आप कह सकते हो क्या कि सोसाइटी के रिसोर्सेस है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, लोगों को सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ये जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, मिनिमम इनक्वालिटी हो सोसाइटी में, ऐसे ऐसे सब कहीं ना कहीं ये है कि ये सब प्रोविजन कौन करे? पंचायत का इस्टेब्लिशमेंट करे, इन्फॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करवाए, मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व करवाना है, डिफरेंट कंट्री के साथ वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनल ट्रीटी करना है, डिफरेंट कंट्री के साथ नेबर के साथ हमें अच्छे रिलेशन बना के रखना है। सब इसमें किस में है? डीपीएसपी में। ये गवर्नमेंट कोशिश करेगी, है ना, गवर्नमेंट। तो ये हो गया कि हम कोशिश करें कुछ को इम्प्लीमेंट करने के लिए डीपीएसपी को। तो फंडामेंटल राइट किसका? मतलब लोगों का, पब्लिक का, सिटीजन का। हालांकि नॉन सिटीजन को भी फंडामेंटल राइट है, बताया है ना
कि कुछ सिटीजन राइट सिर्फ सिटीजन को है 14 कि कहाँ कहाँ 14 बताओ 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 अपने आप, मैं अभी बोलूँगा नहीं, खुद से बताना है। 15, 16, 19, 29 एंड 30। तो अभी है कहाँ, ये देखो 10th में चलते हैं क्या कि इसमें नेक्स्ट आता है आपका कि empowered the parliament to make law to deal with the anti national activities, ठीक, anti national activities and such law are to take precedent over the fundamental right। कहने का मतलब क्या है कि अभी क्या अभी का जो इस समय का जो समय क्या चल रहा था, लोग यहाँ जुलूस कर रहे हैं, यहाँ स्पीच चल रही है, लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या कि एंटी नेशनल एक्टिविटी चल रही है। तो ये कहा कि सरकार चाहेगी तो क्या इम्पावर द मतलब पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकती है ऐसे एंटी नेशनल एक्टिविटी को कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए। और ऐसे केस में अगर कोई लॉ बनाएंगे तो किसी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो या उसको नीचा हो, इसको दबाया जाए, उसका कम हो, तो ऐसे लॉ को चैलेंज नहीं किया जाए। ऐसे लॉ को मतलब ऐसे लॉ को क्या कहा जा रहा है कि एम्पावर द पार्लियामेंट मेक लॉ एंड टू टेक प्रेसिडेंट ओवर राइट, मतलब सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि ऐसे लॉ बनाकर फंडामेंटल राइट को दबाया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है, ये लाया। अब कौन कौन से एंटी नेशनल एक्टिविटी, एंटी नेशनल लॉ बनाए गए उसमें हमें इसमें जानने की जरूरत नहीं है। ये देखो ये जो पॉइंट है, एडेड 3 मोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यहाँ 3 मोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड हुआ। इक्वल जस्टिस, यहाँ मैं डायरेक्टिव जो इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो 3 जो सेंटेंस कहो या 3 फ्रेज कहो जो ऐड हुआ उसका नाम लेता हूं मैं। एडेड 3 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल, एग्जाम्पल इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड डीपीएसपी के लिए, इसके लिए है आर्टिकल 41A। हाँ आर्टिकल, एक मिनट, आर्टिकल 39, हाँ आर्टिकल 40A, आर्टिकल 40A कैपिटल ए में है, प्रोविजन मेंशन है फ्री लीगल एड का, कि पुअर के लिए, डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए, या जिसको जस्टिस एक्सेसिबल नहीं है उसके लिए सरकार कोशिश करेगी कि उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे और उनको इक्वल जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। तो जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस का जो प्रोविजन है 39 में प्रोविजन है, प्रॉपर 39। उसके बाद फ्री लीगल एड का जो प्रोविजन है, फ्री लीगल सहायता की जो प्रोविजन है आपका आ जाता है आपका सॉरी इसके लिए आता है 39 कैपिटल ए आता है, 39 कैपिटल ए ये है। आइए देखें, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इसके लिए जो आर्टिकल है आर्टिकल 43 है। वर्कर का जो पार्टिसिपेशन होगा इंडस्ट्री में, वर्कर के हेल्थ के लिए जो बातें की गई आर्टिकल 43 में, कॉटेज इंडस्ट्री के लिए और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो बातें कही गई है उसके लिए आर्टिकल 43 में। तो ये ऐड हुआ क्या, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो आर्टिकल आर्टिकल 48 है इसके लिए। अब मैं देखो याद कैसे रहेगा, जैसे भूलोगे नहीं, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ठीक। तो यहाँ क्या है कि जैसे कि सरकार ने एक पल के लिए सबको पकड़ लिया, सबको साथ में जौ के साथ घून भी पिस गए अगर, ठीक, तो जो गरीब भी पिस गए, तो सरकार कहेगी क्या, यहाँ एक्सप्लेनेशन देगी कि अगर इनको जैसे कि ये वकील नहीं रख सकता, एडवोकेट नहीं रख सकते, ये अप्रोच नहीं कर सकते, मतलब अपना बातें नहीं रख सकते, तो सरकार इनके लिए वकील देगी। तो अगर जिसके साथ न्याय गलत हुआ हो तो घबराए मत, हम प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए क्या फ्री लीगल एड का प्रोविजन डाल दिया गया। एंड इक्वल जस्टिस वाला कि हम सबको जस्टिस देंगे, भले ही अभी ऐसे हवा के झोंके में किसी के साथ गलती हो गई तो घबराने की बात नहीं, हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये अमेंडमेंट के द्वारा ये प्रोविजन डाल दिया गया, ठीक है। अब देखें, एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब ये कह के कि भाई वर्कर को मतलब गवर्नमेंट इंश्योर कराए कि वर्कर जो है
वर्कर का पार्टिसिपेशन होगा, जो मतलब इंडस्ट्री जो डेवलप है, इंडस्ट्री है यहाँ, उसमें जो काम करने वाले जो मजदूर हैं, इनका पार्टिसिपेशन होगा। इनके पार्टिसिपेशन को ये बोलकर कहीं ना कहीं इनको वर्कर को सोसाइटी में एक महत्व दिया गया, ठीक है, कि इनके कंट्रीब्यूशन को कहीं ना कहीं सिग्निफाई किया गया, इनके कंट्रीब्यूशन को कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक पहचान दी गई, एक आइडेंटिटी दी गई। तो वो क्या गया, सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। मतलब इंडस्ट्री में जैसे कि कोई यूनियन बनेगा, यूनियन बना सकते हैं आप, उसके यूनियन के आप क्या होंगे, लीडर होंगे, आपकी आवाज़ वहाँ सुनी जाएगी, आपकी सैलरी बढ़ाना घटाना, बोनस मिलना या छुट्टी की बातें, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और फैक्ट्री कहाँ लगवाना न लगाना, इसमें आपसे ओपिनियन लेने, मतलब आपके लीडर, मतलब आप अपना यूनियन बना सकते हो। कहीं ना कहीं ये जोड़कर वर्कर के वेलफेयर की बात कही गई, ताकि जो प्रोटेस्ट करने वाला है मैक्सिमम लोग कौन है, फार्मर हैं, गरीब लोग हैं और वर्कर हैं। प्रोटेस्ट अमीर लोग नहीं करते हैं, बट प्रोटेस्ट जब भी होता है गरीब लोग, नीचे वाले लोग ही करते हैं। हमें आज़ादी मिली तो उसमें कब से जो देख रहे हो कि जो हमारा जो मूवमेंट जो रहा है इंडिपेंडेंस के लिए, जो मूवमेंट कब सिनेरियो चेंज हुआ, जब महात्मा गांधी का 1914 के बाद महात्मा गांधी का इन्फ्लुएंस हुआ, आना हुआ, मतलब 15 के आसपास, क्योंकि मास को इन्वॉल्व किया। जब लोग, मतलब मास का मतलब पूरे लोग, नीचे से जब लोग उभर के आए तो भीड़ जुटा, लोग पार्टिसिपेट किए, तो ही मेजर लेवल पर चेंज आना शुरू हुआ। तो वर्कर के लिए यहाँ अच्छे अच्छे काम की बातें कर दी। साथ में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है कि जैसे कि सब जितना तोड़ फोड़ मचाया इधर उधर, अब यहाँ तो ऐसे याद नहीं रखो कि पेड़ पौधा काटना शुरू लोग कर दिए होंगे, लोग हवा को प्रदूषित करना शुरू कर दिए होंगे, जानवरों को मार कर खाना शुरू कर गए। इसके लिए कोई ट्रिक वाली यहाँ बात नहीं होती है, अगर होती तो मैं ऐसे लिंक करके बता देता। ठीक है, आपको ऐसे यहाँ याद करनी है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब देखो ये जो आया, एयर एक्ट कब आया है, 1972। वाटर एक्ट कब आया है, 1974। एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एक्ट कब आया है, 1976 आया है ना। जो वहां आप कहीं ना कहीं इकोलॉजी में या आप ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा यार, कहीं ना कहीं यार नॉर्मल में भी पढ़ने को आता है यार, ऐसे ऐसे भी कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में या कोई ना कहीं, या क्या बोलूँ मैं, पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं। 72 में एयर एक्ट, वाटर एक्ट एंड इन्वायरमेंट एक्ट। तो इस समय जो चल रहा था क्या था, इन्वायरमेंट एक्ट वाला। तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बात चल ही रही थी, उधर हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री वाले वो सब एक्ट वैक्ट बना ही रहे थे। तो ये एक जोर दिया गया कि प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब है आपका 12th नंबर का पॉइंट आता है, देखा जाए, फैसिलिटेड द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन पार्ट ऑफ अ टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो फैसिलिटेड द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन ए पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी सिर्फ कंट्री पूरे लेवल पर नहीं, किसी पार्ट पर भी लगाया जा सकता है, नाम रहेगा नेशनल इमरजेंसी ही। मतलब नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम या तो पूरे कंट्री पर या कुछ पार्ट पर, मतलब कोई सिर्फ कुछ स्टेट पर या कुछ स्टेट के सिर्फ कुछ पार्ट पे पर भी इम्प्लीमेंट या इम्पोज किया जा सकता है। तो नेशनल नाम का मतलब ये नहीं होगा कि नेशनल है तो पूरे कंट्री के लेवल पर इमरजेंसी हो ही हो। करेक्ट। तो आगे चला जाए, extended the one time duration of the president rule in a state from 6 months to 1 year। मतलब पहले था कि प्रेसिडेंट रूल जो है किसी स्टेट में 6 मंथ के लिए लाया सकता है। अगर अगर फिर उसको एक्सटेंड कराना है तो उसके लिए पार्लियामेंट से उसको अप्रूवल की ज़रूरत है। प्रेसिडेंट रूल के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, अगर अप्रूवल आया तो एक्सटेंड होगा। यहाँ बोला कि 6 मंथ नहीं, 1 साल तक एक बार प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो गया तो 6 मंथ तक, 1 ईयर तक कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद जब एक्सटेंड करना है तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। अभी का क्या स्टेटस है, 1 टाइम ओनली 6 मंथ प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया,
पार्लियामेंट को सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव करना होगा विद इन 6 वीक के अंदर जब पार्लियामेंट सेशन में आती है। ठीक, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा अगर इस समय डिजॉल्व हो चुका है, ठीक है, डिजॉल्व है, अगर इलेक्शन हुआ सेशन में आ गई तो 6 मंथ के अंदर सेशन है, उसको 6 वीक के अंदर उसको आपको रेटिफाई करना होगा पार्लियामेंट को। अगर रेटिफिकेशन नहीं मिला तो प्रेसिडेंट रूल खत्म। 6 मंथ हो गया, अगले 6 मंथ अगर फर्दर कंटिन्यू करवाना है तो फर्दर पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए, सिंपल मेजोरिटी। मैक्सिमम प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड टू ओनली 3 ईयर्स, 3 ईयर्स मैक्सिमम। बट एक बात है, अगर 1 ईयर से बियॉन्ड एक्सटेंड हो रहा है तो उसके लिए ग्राउंड 2 ग्राउंड है। फर्स्ट वन ग्राउंड क्या है कि इलेक्शन कमीशन को सर्टिफाई करना होगा कि अभी समय ऐसा नहीं है, इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि यहाँ की इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाए। इन्वायरमेंट करने का मतलब सिक्योरिटी कंसर्न को, सेफ्टी कंसर्न को, तो या इंसर्जेंसी इतना ज़्यादा है, टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही है, या पीस मेंटेन नहीं है, या हम उस लेवल पर मेंटेन नहीं कर पाए, लोगों का ट्रस्ट नहीं जीत पाए हैं कि हम इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवा सकते। अभी जनता में काफ़ी आक्रोश है, वहाँ इलेक्शन का माहौल बहुत खराब नहीं कराया जाता। दूसरा, जब कंट्री में इमरजेंसी हो, या तो पूरे कंट्री में इमरजेंसी हो या किसी पार्ट में भी इमरजेंसी हो, क्योंकि इमरजेंसी अगर किसी पार्ट में भी होता है ना तो अल्टीमेटली इमरजेंसी का इन्फ्लुएंस चाहे तो, इमरजेंसी का जो इफेक्ट हो वो चाहे तो पार्लियामेंट पूरे कंट्री पर ला सकता है। डिक्लेयर भरे हो कि इमरजेंसी सिर्फ इस स्टेट में इम्पोज किया हुआ है, इस एरिया में इम्पोज किया गया हो, लेकिन इमरजेंसी का जो प्रोविजन है चाहे तो अदर पार्ट में भी पार्लियामेंट ला सकती है। तो ये हुआ आपका अभी का ये प्रेसिडेंट रूल का। बाद में मैं बताऊंगा कि कैसे प्रेसिडेंट रूल को बार बार डिफरेंट टाइम में एक्सटेंड किया गया है, कहाँ किया गया था, ग्राउंड क्या था, भले प्रोविजन क्या मेंशन हो, इसके बियॉन्ड जाके भी सरकार ने कैसे स्टेप लिया है, सरकार ने कहो या पार्लियामेंट ने कहो, यहाँ पार्लियामेंट। अब देखिए 1 टाइम ड्यूरेशन हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। empowered the center to deploy its armed forces in any state to deal with a grave situation of law and order। तो क्या हुआ, empowered the center to deploy the armed forces। अभी भी क्या है, देखो आर्टिकल 355 में ये प्रोविजन है कि सेंटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो स्टेट को बाहर के एग्रेशन से या इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से प्रोटेक्ट करे। तो ये है कि ये सेंटर की ये साथ में आर्म फोर्सेस को किसी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है तो वहाँ डिप्लॉय कर सकती है। इस अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया। क्यों, उसमें लॉ एंड सिचुएशन डिफरेंट स्टेट में खराब चल रहे थे, तो सेंटर ने स्टेट को बोला भाई ये क्या चल रहा है, आप इसको कंट्रोल करो। तो स्टेट अगर इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में है तो क्यों कंट्रोल करेगी, तो इंदिरा गांधी क्या बोलेगी, ऐसे केस में हमें सेंटर को अपना आर्म फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस या पारा मिलिट्री फोर्सेस उसको एम्प्लॉय करना पड़ेगा। जैसे मिलिट्री हो गया, आर्म फोर्सेस हो गया, ये एयर फोर्सेस ने भी जो मिलिट्री फोर्सेस आर्म फोर्सेस कहलाता है, या पारा मिलिट्री फोर्सेस में आपका बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, इंडो तिब्बतन फोर्स हो गया, आपका हो गया आसाम राइफल्स हो गया, ये सब आपके आते हैं पारा मिलिट्री फोर्सेस में। तो ये सब कुछ है सेंट्रल गवर्नमेंट के, मैक्सिमम क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। उसमें डिफरेंट आता है, कोई होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कोई डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। वो कभी बात का चीज़ें हैं, नहीं तो खुद पता लगाओगे। बीएसएफ कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और असम राइफल्स कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स कौन से मिनिस्ट्री का आता है। हल्का बता दूं कुछ, इसमें से कुछ जो है कोई आपके आएंगे होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। सुनने में जो फोर्सेस है डिफेंस मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री के नहीं आते हैं अंदर, होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। ठीक, फिर ऐसे ही आपका आता है कौन सा, इंडियन कोस्ट गार्ड भी आता है। तो चले अब देखें, यहाँ है शिफ्टेड 5 सब्जेक्ट, ये बिल्कुल एकदम याद करने की जरूरत है। शिफ्टेड 5 सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कंकरेंट लिस्ट। ये सब्जेक्ट पहले स्टेट लिस्ट में थे, स्टेट के अब इनको कंकरेंट लिस्ट में जोड़ा गया। क्यों कंकरेंट लिस्ट में इसलिए जोड़ा गया कि अब कंकरेंट लिस्ट में जोड़ने से
सेंटर को भी ये पावर होगा कि ऐसे सब्जेक्ट पर सेंटर भी लॉ बना सकती है, सेंटर भी लेजिस्लेट कर सकती है। अब सेंटर ने अब है ना बताया ना मैंने कि अगर कंकरेंट लिस्ट वाले सब्जेक्ट पर पावर है कि सेंटर भी लॉ बना सकती है, स्टेट भी, लेकिन अगर सेंटर और स्टेट दोनों ने कानून लॉ बनाया तो सेंटर का लॉ प्रिवेल होगा, सेंटर की लॉ चलेगी, स्टेट की लॉ नहीं चलेगी। लेकिन उस कंकरेंट लिस्ट वाले सब्जेक्ट पर जो भी लॉ बनाया गया उसको एग्जीक्यूट कराना, उसको कार्ड करवाना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना, उसके हिसाब से रूल एडमिनिस्टर करना, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर कोई नियम लॉ लॉ बाय लॉ कोई ऑर्डर पास करना वो मतलब करवाना तो किसका काम है, स्टेट का होता है, सेंटर का नहीं। इस पे कौन कौन से सब्जेक्ट देखो, एजुकेशन, फॉरेस्ट, आपका देखो एजुकेशन कहाँ गया, हाँ इसमें आपका आ जाएगा आ, देखो एक तो एजुकेशन है, दूसरा फॉरेस्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड, मतलब जंगली वाइल्ड वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड, जंगली जानवर एंड पंछी। वेट एंड मीजर, मैंने बताया था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेट एंड मीजर कहाँ था, यूनियन लिस्ट में, एंड सिर्फ वेट एंड मीजर जो ऐसे आ रहा है कनकरेंट लिस्ट में, ठीक। वेट एंड मीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, justice and constitution and organization of all court except supreme court and high court। तो एक एक करके ध्यान से देख लिया जाए। 5 सब्जेक्ट में पहला था एजुकेशन, तो एजुकेशन पहले इस अभी क्या है, हेल्थ जो है कौन सा सब्जेक्ट है, हेल्थ आता है, स्टेट सब्जेक्ट है। एजुकेशन पहले स्टेट सब्जेक्ट था, अब आ गया कनकरेंट में आ गया। अब देखो इंडिया में क्या है, एजुकेशन करेंट में है। यहाँ इंडिया में जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं वो स्टेट के अंदर आते हैं, इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट भी है, जिस पर कंट्रोल किसका होता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में है पर दिल्ली स्टेट के कंट्रोल में नहीं आता, वो आता है सेंटर के आता है। जावा जेएनयू यूनिवर्सिटी दिल्ली में है लेकिन आता है किसके, सेंट्रल के कंट्रोल में आता है, तो वो अलग चीज़ है। यहाँ सिर्फ इतना यहाँ जानने की जरूरत है, एजुकेशन, ठीक। देखो एजुकेशन तो है ही, ये साथ में ही है, फॉरेस्ट फॉरेस्ट एजुकेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड, एजुकेशन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड, वेट एंड मीजर्स, ठीक, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो इसमें थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं, इसमें आपका 1 2 3 4 5, देखो फॉरेस्ट फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ जंगल, फॉरेस्ट का मतलब जंगल, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड, ये एक ही पॉइंट में आ जाता है, इसके लिए अलग पॉइंट नहीं है, इसलिए मैं ये बता रहा था, कॉमा डला हुआ है। एजुकेशन एक में आ गया, सेकंड में आ गया फॉरेस्ट, आपका आ गया प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड, एक ही में है, ठीक। थर्ड में आ गया वेट एंड मेजर, ऐसे ये एक में आ गया। फोर्थ में आ गया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन करवाना, ठीक, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एंड लास्ट में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ऑल कोर्ट में आपका यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गया। अब ठीक, अब देखो ट्राइब्यूनल जो है, स्टेट का भी ट्राइब्यूनल होता है, सेंटर का भी ट्राइब्यूनल होता है, सेंटर का ट्राइब्यूनल सेंटर करेगी, स्टेट का ट्राइब्यूनल स्टेट करेगी। तो इतना पॉइंट। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यहाँ, तो इसमें कुछ अगर बताने की बातें हैं तो मैं बता देता हूँ, कुछ ऐसा कुछ है। एजुकेशन समझ गए, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड समझ गए, और वेट एंड मेजर नापना तोलना उसके से रिलेटेड जो बनाना लॉ है वो जानते हो। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय दिलवाना, मतलब उसके लिए जस्टिस के लिए क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए कैसे जस्टिस किसी को मिलेगा, जस्टिस के लिए प्रॉपर एक तो कानून
कानून तो स्टेट अपना बनाएगी ही कराएगी, साथ में कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कराना, उसके स्टाफ का एस्टेब्लिशमेंट कराना, कोर्ट के लिए जो नियम प्रोसीजर उसका क्या होगा उसका, तो वो हुआ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जैसे पंचायत लेवल पर न्याय पंचायत का भी प्रोविजन होता है ना उसके जस्टिस के लिए। तो उसके अलावा अगर फिर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड ये जो आपका पॉइंट रहा कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट सम हाउ रिलेटेड। तो जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कोर्ट को तो आपको सेटअप करवाना ही होगा। और कोर्ट के साथ साथ जो पुलिस भी, पुलिस का जो प्रोविज़न है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, पुलिस कहीं ना कहीं हेल्प किस में करती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में। स्टार्टिंग का रोल है, बाद में जुडिशरी का रोल है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको सेम टू सेम ज़्यादा एकदम बिल्कुल याद कर लेना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो 16 पॉइंट है, did away with the requirement of quorum in the parliament and state legislature। पहले कोरम क्या था, या अभी जानते हो 1/10 का कोरम है। तो अब ये ऐसा क्यों ले आई कि अब नंबर ऑफ पर्सन, जो नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या असेंबली में जो एमएलए हैं वो 1/10 मिनिमम होना चाहिए। अब 1/10 क्या 120 भी हो, जैसे कहने का मतलब है कि अगर 543 में 55 होना चाहिए, मतलब 54 मिनिमम, मतलब 55% होना चाहिए, एमपी होना चाहिए लोकसभा में, तो ही सेशन प्रोसीड होगा, आगे बिजनेस आगे चलेगी, तो ही वहाँ आगे कोई प्रोसीजर अपनाया जाएगा। ठीक है, आगे का बिजनेस चलेगा, मतलब आगे पार्लियामेंट सेशन में, लोकसभा सेशन में चल आएगी, अदरवाइज सेशन नहीं स्टार्ट होगा। लेकिन इनके हिसाब से अब क्या होगा कि भले आप 40 मेंबर भी हो तो चलो हम प्रोसीडिंग कर देंगे, प्रोसीडिंग स्टार्ट करवा देंगे, जो बिल विल लाना है उसके हिसाब से वोटिंग करवाना है हम करवा देंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि 1/10 हो, यानी हमारे चाहने वाले जो लोग को हम, जो मैक्सिमम लोग तुम अगेंस्ट में हो, अगेंस्ट में कुछ तो हमारे चाहने वाले ने वही आ जाए, उतना ही बैठ कर हम अपना बिल पास करवा लें, एक्ट बनवा लें अपने मन से। तो ये कर दिया गया। फिर है empower the parliament to decide from the time to time the right and privileges of the members and privileges of the members and committee। तो कहने का मतलब क्या है, ये तो सही बात है कि पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं और या पार्लियामेंट का जो कमिटी है उसका क्या प्रिविलेजेज होगा। तो ये पार्लियामेंट को, इसमें कोई कंट्रोवर्सी बात नहीं है कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, उसका पार्लियामेंट का खुद का अपना रूल्स है, बताया था रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इसका लोकसभा का अपना रूल है, राज्यसभा का है। उसमें साथ में ये भी मेंशन है कि पार्लियामेंट को, लोकसभा को क्या प्रिविलेज है, इंडिविजुअल मेंबर को क्या प्रिविलेज है, कलेक्टिव प्रिविलेज क्या है। जैसे एक आदमी को प्रिविलेज क्या है वो बताया था अरेस्ट के रिगार्डिंग, वो सब मैं पहले बता चुका हूँ। कलेक्टिव प्रिविलेज पार्लियामेंट का क्या है कि अपना प्रोसीडिंग को खुद ही पब्लिश कर सकती है, चाहे तुम किसी और को मना कर सकती है कोई पब्लिश ना करे। लेकिन बाद में ये लाया गया प्रोविजन कि कोई अगर आपके जेन्युइन प्रोसीडिंग को पब्लिश करती है कोई, मतलब न्यूज़पेपर, ठीक है, या कोई सीक्रेट बातें ऐसे नहीं है तो उसको आप पनिश नहीं कर सकते। लेकिन किसी ने इसके सीक्रेट बातों को पब्लिश किया, या जिसके बारे में पार्लियामेंट ने या लोकसभा ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि इसको कोई पब्लिश नहीं करेगा, उस प्रोसीडिंग को पब्लिश किया जाएगा तो उसको पनिशमेंट दे सकती है। ठीक, साथ में अगर जब इसका खुद का अगर सेशन चल रहा हो, अगर कोई वोटिंग चल रही हो, या पार्लियामेंट को, लोकसभा को ऐसा लगता है कि हमें सीक्रेट वोटिंग करवानी है, तो देखते हो ना पार्लियामेंट में होता है कि ऊपर में लॉबी होता है, लॉबी में जैसे कि आम पब्लिक या जर्नलिस्ट बैठकर ऊपर से फोटो खींचते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। चाहे तो लॉबी को पूरा को खाली करवाए, सब यहाँ से जाइए, सब बाहर जाए, कोई यहाँ नहीं रहेगा, ये सीक्रेट बैलेट होगी, पूरा लॉबी खड़ा कर खाली कराकर, और जो कंसर्न पर्सन रहेंगे सिर्फ वही रहेंगे, जो कंसर्न पर्सन मतलब जो ऑफिसर वहाँ हैं, या जो आप कह सकते हो कि सेक्रेटेरिएट है, तो या सेक्रेटरी है कहें, तो जो कंसर्न उससे रिलेटेड है, जिनका उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन है, वो लोग ही रहेंगे। इसके मेंबर कोई ऐसा पार्लियामेंट में कोई अपशब्द बोलते हैं, कई बुरा बात, या किसी को कोई मतलब अभद्र बिहेवियर करते हैं तो उसको पनिश कर सकती है, या तो सस्पेंड कर दे,
या तो जैसे देखा ना कि या तो पूरे सिटी उसकी टर्मिनेट किया जा सकता है, या 6 मंथ का पनिशमेंट दिया जा सकता है, या कोर्ट के प्रोसीडिंग को या इनके पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग को कोई ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, कोई ऐसे तरह तरह का स्टेटमेंट दिया जा रहा है, तो पार्लियामेंट भी चाहे तो उसको पनिश कर सकती है। वैसे ये कुछ है शायद, एग्जैक्ट ध्यान में मुझे अभी नहीं आ रहा, कुछ 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 वीक का है, 20,000 रुपीज, या तो पैसे, या तो पैसे जमा करने पड़ेंगे, या तो 6 मंथ का पनिशमेंट, या 2 मंथ का कुछ पनिशमेंट, ऐसे समथिंग समथिंग लाइक दैट। तो ये इंडिविजुअल प्रिविलेज दिया गया है, ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है। तो इतना ही, और बहुत सारी बातें हैं, चलो बाद में कभी देखें। प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, यहाँ ये प्रोविजन डाल दिया गया ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के लिए, लेकिन लेकिन हाँ, आज तक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया, अगर नहीं डाला रहता अमेंडमेंट में, अगर ऐसे लाना है तो कहाँ लाया जाएगा इसके लिए? सबसे पहले रिजोल्यूशन राज्यसभा में। मैंने बताया था ना, राज्यसभा को ही स्पेशल प्रिविलेज है, स्पेशल राइट है कि राज्यसभा ही ला सकती है ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएशन के लिए, क्रिएट करने के लिए। तो जुडिशियल सर्विस कभी आ नहीं पाया। और याद रखोगे कि 1976 वाली जो अमेंडमेंट थी, वहाँ ये इसका प्रोविजन अमेंडमेंट करके लाया गया, पर ये इन्फोर्स नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? रीजन मैं बता चुका हूँ पहले ही, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। अब देखें, शॉर्टन द प्रोसीजर फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन बाय टेकिंग अवे द राइट ऑफ ए civil servant to make representation at the second stage after the inquiry that is on the penalty proposed। कहने का मतलब क्या है? अब जैसे कि सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट में जो डिसिप्लिनरी एक्शन जो, या उसको बोला जाता है क्या, शिष्टाचार भंग का जो होता है, उसका जो एक्शन लिया जा रहा है, तो उसको एक्शन में ज़्यादा टाइम ना लगे, तो इसलिए कहा गया है कि अगर वैसे कि अगर किस पर एक्शन लिया जाए तो उससे भी तो पूछा जाएगा ना कि आपके बारे में ये सब, आप पर ये मुकदमा है, या आप पर ये आरोप है, ठीक है, तो ये इस कारण आपको गिल्टी माना जा रहा है, या ये आरोप लगे हैं और ये प्रूफ हुआ है, इसमें आपका क्या कहना? तो वो अपना आदमी काउंटर करेगा कि नहीं, इसमें यहाँ जो बातें हैं ये गलत है। तो यहाँ तो अगर कोर्ट में रहेगा तो वकील रखने का प्रोविजन रहेगा, ये इंक्वायरी कमेटी बैठेगी तो वहाँ वकील रखने का थोड़ा ही है, वो कोर्ट में जाओगे, यहाँ तो आपको खुद अपेयर होना है। तो कहा गया क्या कि जब ये ऐसा क्यों लाया गया, कहीं न कहीं जो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जब हुए, तो सिर्फ पॉलिटिकल लीडर, इनके ऑपोजिशन लीडर नहीं है, साथ में इनके पार्टी के सिर्फ लीडर ही नहीं है, ब्यूरोक्रेट भी कहीं उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहा। तो उनको पनिश करने के लिए, अच्छा तो मेरे ही अगेंस्ट में जाते हो, तो ये प्रोविजन लाया गया। और उनको प्रोविजन लाना है तो उनके लिए इंक्वायरी कमेटी बैठानी है, तो ज़्यादा टाइम क्यों लगाना है? तो ज़्यादा टाइम ना लगाना है तो भाई उनको जो मौका दिया जाएगा, किस स्टेज में आपको है जो अपना बातें रखना है, तो उसके लिए रख दिया गया क्या कि टेकिंग अवे द राइट ऑफ द सिविल सर्वेंट टू मेक रिप्रेजेंटेशन एट द सेकेंड स्टेज आफ्टर द इंक्वायरी। तो वही हुआ। देखो, तो इसमें कितने स्टेज होते हैं? प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, टर्शियरी स्टेज, हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, पर इतना जानने की ज़रूरत सिर्फ ये है कि पेनल्टी मतलब किसी को सज़ा देने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट होता है, स्टेजेस जो हुए, कि यहाँ इंक्वायरी में पहले आपसे पूछा जाएगा, उसके जांच पड़ताल होगी, दूसरे लेवल पर ये यहाँ मेंबर होंगे, यहाँ होगा, ये सब उतना, बस इतना ही। तो मतलब उनको पनिश करने के लिए, कहीं ना कहीं उन पर पेनल्टी लगाने के लिए ब्यूरोक्रेट पर कुछ प्रोविजन यहाँ ऐड किए गए थे, इतना ही, और ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, एक क्वेश्चन आया है, 2017 का क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन क्या कहता है, क्या Which principle among the following was added to the directive principles of the state policy by the 42nd amendment to the Constitution? तो 42nd अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोविजन, मतलब डीपीएसपी में कौन सा प्रोविजन ऐड किया गया
तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वोमेन, ये प्रोविजन है आर्टिकल 39 डी का है, डी का प्रोविजन है। मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वोमेन, मतलब सेम काम के लिए मेल और फीमेल को इक्वल पे मिलेगा। अब है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, वर्कर सबको उनको खुश करना था उनको, क्योंकि वो लोग भी विद्रोह में आए थे, तो 43 में डाला गया। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, ये आपका प्रोविजन कहाँ है? राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, तो ये भी आपका प्रोविजन है, आपका आ जाएगा 43 में ही आएगा। एक मिनट, राइट टू वर्क अभी बताता हूँ। हाँ, ये आपका प्रोविजन आएगा 42 में आएगा। 41 का प्रोविजन है राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ डिसेबलमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, जब बीमार हो, सिक हो, अनएम्प्लॉयड हो, चाहे वोमेन हो या प्रेग्नेंट हो, लैक्टेटिंग हो, तो उस केस में आपको काम का, एजुकेशन का, पब्लिक असिस्टेंस दिया जाएगा, मतलब सरकारी मदद दी जाएगी। ये है 41 का प्रोविजन है। सॉरी 41 कहाँ, 41 कहाँ, 42 का अलग है। वुमेन वाले जो बातें मैंने बोले था वो 42 का था, ये 41 का है। वर्कर को आप डिसेबल में यहाँ 41, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। चलो 42 में है मैटरनिटी रिलीफ की बारे में बातें हैं, सॉरी मैटरनिटी रिलीफ, और ये है 41 का बात। 41 अब है सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशन टू वर्क, सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क टू वर्कर के लिए जो बातें कही गई है 43 में है। तो लिविंग वेज, मिनिमम वेज, ये सब जब डीपीएसपी के बारे में मैंने वर्बली बताया था तो बताया था मिनिमम वेज क्या होता है, लिविंग वेज क्या होता है। मिनिमम वेज होता है क्या, जिसमें कम से कम इतना हो कि रोटी कपड़ा मकान के लिए सैलरी मिले, पैसा मिले, लिविंग वेज वो मिनिमम वेज होता है। ठीक है, रोटी कपड़ा, शेल्टर, फूड एंड हाउस, शेल्टर, फूड एंड क्लॉथ, सॉरी शेल्टर, फूड एंड क्लॉथ के लिए। लिविंग वेज का बात होता है कि मिनिमम लिविंग वेज होना चाहिए। एक तो ये लिविंग वेज हुआ और मिनिमम वेज अलग बताया। लिविंग वेज मतलब होता है कि ये तो रोटी कपड़ा मकान है, साथ में कम से कम हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, एक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड हो, उसका साथ में फैसिलिटी हो, तो वो कहलाता है लिविंग वेज। तो ये है आर्टिकल 43 में इसका प्रोविजन है। तो कौन सा जोड़ा गया? वर्कर एंड मैनेजमेंट वाला। सोचो बहुत, यहाँ से देखो 2017 का क्वेश्चन पूछा गया है, कहीं ना कहीं देखो बहुत माइन्यूट चीज को पूछा गया है, बहुत बड़ी चीज को नहीं पूछा गया है, बहुत माइन्यूट चीज पूछने के कारण, माइन्यूट कहने का मतलब माइन्यूट सेंटेंस को लेने के कारण कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो गया है, इजी नहीं है इतना। सामने आया तो इजी है, मैंने और साथ में आपको ये थोड़ा बहुत इधर उधर का लिंक करके या कोरिलेट करके एग्जांपल देके बताया, तो थोड़ा अब लग रहा है कि हाँ ये तो ये वाला था। अदरवाइज नॉर्मल अगर स्टूडेंट रटे ऐसे याद करे तो उस समय याद आएगा, बहुत दिक्कत है। तो ऐसे जब डीपीएसपी पार्टिकुलरली जब डीपीएसपी पढ़ना होगा तो उसमें चाहे बुक पढ़ोगे, खुद से पढ़ोगे, तो वहाँ एक जगह आएगा कि कौन कौन से प्रोविजन 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए हैं, या कौन कौन से प्रोविजन जो है इसमें 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया। तो ऐसे आता है, और जब जब कुछ पार्टिकुलरली किसी के लिए स्पेशल रहे तो उसको तो याद करना ही करना है, क्योंकि उस पॉइंट को एग्जाम में उठाया जाता है। अब देखो वो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश।
अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी कोई दबाव ऐसा नहीं है। ठीक है, खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Dr.and विकास_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो जो आईडी जो होता है @Dr_Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, में पता नहीं। ये है बारकोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है। ठीक है, तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय वो एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश। ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड IFSC।